हेलो एंड वेलकम बैक टू क्रैक कंपटीशन। आज हम हिंदी की क्लास शुरू करने वाले हैं। तो सबसे ही पहला व्याकरण में जो हमारा चैप्टर होता है वो होता है वर्ण। ठीक है, क्योंकि वर्णमाला ही हमारी जो होती है एक नींव होती है, एक बेस होता है। जैसे एक घर का कोई बेस होता है ना, नींव, जिसके ऊपर पूरा का पूरी इमारत जो है टिकी हुई होती है। वैसे ही हमारी पूरी व्याकरण जो है वो इसी वाले चैप्टर पे टिकी हुई है। तो अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से आ जाएगा तो आप ग्रामर को भी बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ण। वर्ण होता क्या है? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके वर्ण कहलाती है। ठीक है, ध्वनि होती है आवाज, ध्वनि होती है आवाज, तो जिसके टुकड़े ना किए जा सके, जिसको ब्रेक ना तोड़ा ना जा सके, उसको बोलते हैं वर्ण। ठीक है, शब्द निर्माण की लघुतम, लघु का मतलब होता है छोटी, लघुतम इकाई ध्वनि या वर्ण है। यानी छोटी जो इकाई है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है वर्ण। ठीक है, अगर हम बात करते हैं वर्ण के भेद, तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। अगर हम बात करते हैं वर्णमाला में कितने स्वर और कितने व्यंजन होते हैं, तो 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। 11 और 33 कितने हो गए? 44। कितने हो गए? 44। लेकिन अगर मैं बात करूं हिंदी में वर्ण कितने होते हैं, तो कितने होते हैं? 52। तो 11 स्वर और 33 तो व्यंजन होते हैं, तो बाकी के क्या होते हैं? बाकी के 4 होते हैं संयुक्त स्वर। ठीक है, 2 होते हैं आयोगवा, आयोगवा ना स्वर ना व्यंजन। तो ये क्या होता है, कैसे होता है, इनकी जानकारी हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है, अब हम डिटेल में जानेंगे कि ये क्या होता है, कैसे होता है। आज हम जो पढ़ेंगे ना डिटेल में, वो पढ़ेंगे स्वर, और अगली हम क्लास में पढ़ेंगे व्यंजन। ठीक है, क्योंकि स्वर और व्यंजन अगर मैं एक साथ पढ़ाऊंगी तो आपको ना तो समझ आएगा और ना ही मेरी तबीयत अभी इतनी ठीक हुई है कि मैं एक साथ पढ़ा सकती हूँ। ठीक है, तो स्वर अलग और व्यंजन अलग पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे ऐसे कि आपको बार बार ना पढ़ना पड़े। ठीक है, सेम चीज़ को आप बार बार पढ़ते रहते हो फिर भी पेपर में गलत करके आते हो, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। पढ़ेंगे ऐसा यहीं कि यहीं आपको लर्न हो जाएगा। और पेन लेके, पेपर लेके अपने खुद से नोट्स बनाइए। अगर कोई आपको कहता भी है ना कि मैं अपने नोट्स देना चाहता हूँ या मेरे नोट्स ले लो, आपको मना कर देना है। क्योंकि जो हम खुद से अपने पेन पेपर लेके नोट्स बनाते हैं ना, उससे अच्छा कुछ नहीं होता और वो बहुत जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं हम। तो हम बात कर रहे हैं स्वर की। ये ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में वायु बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है स्वर कहलाते हैं। बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अवरोध यानी रुकावट, स्वर बोलते समय कोई भी रुकावट नहीं आती, हम स्वतंत्र रूप से स्वर को बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम स्वर के भेद की बात करते हैं कि स्वर होते कितने प्रकार के हैं, ठीक है, अगर हम इसके भेदों की बात करते हैं तो कितने प्रकार के होते हैं स्वर? स्वर अलग अलग हमने पार्टीशन करा हुआ है। तो अगर हम उच्चारण या मात्रा के आधार पर करते हैं तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पलुत स्वर। कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पलुत स्वर। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व का मतलब होता है कम समय, यानी कम समय लगने वाला। और एक मात्रिक स्वर होते हैं ये, एक मात्रा वाले, जैसे कि अ, ई। ठीक है, इनमें मात्रा थोड़ी ना होती है, इसलिए इनको एक मात्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? एक मात्रा वाले होंगे ह्रस्व स्वर। ठीक है, वैसे ही अगले आते हैं दीर्घ स्वर। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा समय लगता है, यानी अगर इसमें एक समय लग रहा है तो इसमें दो समय लगेंगे। यानी इसमें अगर बोलने में 1 मिनट लगता है तो इसमें डबल यानी 2 मिनट लगेंगे, अर्थात 2 मात्राएं लगती हैं। और इसमें मात्राएं भी 2 लगती है, जैसे कि जा नहीं होगा, ये होगा आ। क्या होगा? आ, ई। जैसे आ की बात करती हूँ तो ये वाली मात्रा लग रही है, ई की बात करती हूँ तो ये वाली मात्रा लग रही है, ऊ की बात कर रही हूँ तो ये वाली मात्रा लग रही है ना। तो जिनमें मात्रा लगे और ह्रस्व स्वर से डबल टाइम लगे, दुगना टाइम लगे, वो होते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ का मतलब ही होता है लंबा। लेकिन संस्कृत में एक और तरीके के स्वर होते हैं, पलुत स्वर बोलते हैं इसे। ठीक है, लेकिन देखो हिंदी में इनका प्रयोग नहीं होता है। हिंदी में ये प्रयोग नहीं किए जाते, लेकिन संस्कृत में करे जाते हैं, तो पूछे जा सकते हैं। पलुत स्वर, पलुत स्वर की क्या पहचान होती है? अगर ह्रस्व स्वर में एक समय लग रहा है, एक सेकेंड, एक समय लग रहा है, दीर्घ स्वर में 2 और पलुत स्वर में 3 समय लगेंगे, यानी तिगना, 3 गुना टाइम लगता है, 3 गुना समय लगता है। जैसे कि ओम बोलते हैं ना, हम लिखते तो सिर्फ ऐसे ही हैं, लेकिन बोलते कैसे हैं? ओम, ऐसे।
तो आई होप ये आपको समझ आ गए होंगे। ह्रस्व स्वर जिसमें कम समय लगता है, एक मात्रा। दीर्घ स्वर जिसमें ज़्यादा समय लगता है और 2 मात्रा होती है। प्लुत स्वर जिसमें 3 गुना ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं। अगला है प्रयत्न के आधार पे, जीव प्रयत्न के आधार पे, यानी कि बोलते समय हमारी जीभ कैसे मूव करती है उसके आधार पे हम कितने प्रकार से स्वर को बांटा हुआ है। तो 3 प्रकार से बांटा हुआ है। अग्र स्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर। अग्र का मतलब क्या होता है? आगे। अग्र मतलब आगे। पश्च मतलब पीछे, पीछे। और मध्य मतलब बीच में, मध्य मतलब बीच में। ठीक है, ये तीनों चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अब हम इनको डिटेल में समझते हैं। देखो, अग्र स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे उठता है, यानी जब हम इन शब्दों को बोलते हैं ना, बोल के देखो तो जीभ का जो हमारा अगला भाग है ना वो ऊपर नीचे उठ रहा है, यानी मूव कर रहा है वो। जैसे कि ई ए, बिना मूव करे जीभ के आगे वाली ये हम बोल ही नहीं सकते हैं। ठीक है, वैसे ही है पश्च स्वर। पश्च यानी जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग ऊपर नीचे उठता है, यानी मूव करता है। जैसे कि ओ, ऊ, औ। ठीक है, ये बोल के देखेंगे और तभी हम इनको पहचान पाएंगे। अगला है मध्य स्वर। ये तो बहुत आसान होता है। मध्य मतलब बीच में भाग थोड़ा बहुत मूव करता है। ये आसान इसलिए होता है क्योंकि इसमें सिर्फ अ आता है, और ये क्योंकि सिर्फ एक ही आता है तो इस पे स्टार लगा लो, क्योंकि ये पेपर में भी बहुत बार पूछ लिया गया है। स्पेशल हो जाता है ना, इसमें तो देखो कितने सारे आ रहे हैं इसमें भी, लेकिन मध्य स्वर में सिर्फ कौन सा आता है? अ। तो स्टार लगा लेंगे। और आई होप ये भी आपको समझ आ ही गया होगा। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लगाना है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है, लेकिन ये टॉपिक जो है ना, इसको पता नहीं क्यों डरते हैं बच्चे इससे, पता नहीं क्या है इसमें, ऐसा कुछ भी स्पेशल है नहीं इसमें, है ना। डरने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है इसमें, बहुत ही आसान है। एक एक बार पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे ऐसा कि फिर हमारे सामने कैसे भी क्वेश्चन आए हम इसके प्रश्न भी करेंगे। आज हम स्वर करेंगे, कल हम व्यंजन करेंगे, और कल ही या फिर परसों हम स्वर और व्यंजन के बहुत सारे प्रश्न करने वाले हैं जो आज तक के पेपरों में पूछे गए हैं। सिर्फ एसएससी जीडी में ही नहीं, बल्कि जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उनमें स्वर और व्यंजन के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं हम सारे हल करेंगे। और देखना, आप क्लास को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप सारे के सारे प्रश्न कितने आसानी से कर देंगे। अगला है मुख आकृति के आधार पे, यानी मुख की आकृति के आधार पे। मुख का मतलब क्या होता है? मुंह। क्या होता है? मुंह। लिखने में दिक्कत आती है इसमें, मुंह। ठीक है, देखो पहला होता है समव्रत। व्रत का मतलब क्या होता है? गोला। इसको क्या बोलते हैं? व्रत बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? व्रत। ठीक है, गोले को। तो ये क्या है? समव्रत। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुंह बहुत कम खुलता है, जैसे कि ई ऊ। मुंह बहुत ही कम खुल रहा है हमारा, है ना। मुंह बहुत ही कम, हाँ हमें थोड़ा चौड़ा करना पड़ रहा है, लेकिन खुल बहुत कम रहा है। अगला होता है अर्ध संवृत। संवृत जो होता है संवृत, अर्ध संवृत यानी आधा, आधा मुंह खुलेगा। इस स्वर जिनके उच्चारण में मुख संवृत की अपेक्षा कुछ अधिक खुलता है, यानी संवृत में तो बहुत ही कम खुल रहा है, इसमें हल्का सा थोड़ा ज्यादा खुलता है मुंह। जैसे कि ए, थोड़ा सा ज्यादा खुला ना, ए। अगला है विव्रत। इन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुलता है। देखो, संवृत में जहाँ बहुत ही कम खुल रहा था, अर्ध संवृत में थोड़ा सा और खुल रहा था, लेकिन विव्रत में आके वो पूरा खुल जाता है मुंह। जैसे कि आ, जब हम बोलते हैं आ, पूरा मुंह खोल के बोलना पड़ रहा है ना हमको। अगला है अर्ध विव्रत, यानी विव्रत पूरा खुल जाना, तो अर्ध का मतलब होता है आधा, यानी कि अब मुख कैसा खुलेगा? आधा। आधा मुख खुलना यानी आधा मुंह खुलना। जैसे कि अ, ए, ओ। ऐसा भी नहीं है कि मुंह नहीं खुल रहा है, ऐसा भी नहीं है पूरा खुल रहा है, आधा मुंह खुलता है, उसको बोलते हैं अर्धविव्रत। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। संवृत जिसमें बहुत कम मुंह खुले, अर्ध संवृत जिसमें हल्का सा ज्यादा मुंह खुले, विव्रत पूरी तरह से मुंह खुले, और अर्धविव्रत जिसमें कि आधा मुंह खुले। ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो या फिर आप इनको भी याद कर सकते हो, क्योंकि यही आते हैं बस पेपर में, ये जो गिने चुने हैं। क्योंकि स्वर तो देखो 11 ही हैं, तो 11 ही आएंगे ना पेपर में, ऐसा तो है नहीं कुछ और स्पेशल पूछ लेंगे हमसे, है ना। और हमें पढ़ना ऐसे ही है, हमको कुछ भी चीज़ को छोड़ना नहीं है, और कुछ ना तो हमें किसी चीज़ को छोड़ना है और ना ही हमें किसी चीज़ को ज़्यादा स्पेशल वो देनी है। हमें पढ़नी सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें टाइम नहीं लगाना ज़्यादा चीज़ों पे, है ना। बार बार स्क्रीन बंद हो रही है इसकी, पता ही नहीं क्या है।
चलो, देखो स्वर यहाँ पे आज ख़त्म हो जाते हैं हमारे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अगर आप शेयर करोगे तभी और बच्चों तक पहुँच पाएगी और बच्चे सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। अगर सब्सक्राइबर्स ही नहीं बढ़ते हैं और ना चैनल पे लाइक आते हैं, व्यूज़ भी बहुत कम आते हैं, तो फिर वीडियो में इतना टाइम लगाने का मतलब भी नहीं बनता कुछ, है ना? इतनी मुश्किल से पीडीएफ बनता है, एक-एक चीज़ ढूँढ के लानी पड़ती है। ऐसा नहीं कि कुछ भी टाइप करके कुछ भी पढ़ा दो। पढ़ाने के लिए तो कुछ भी पढ़ा सकते हैं, बट उससे ना आपका फ़ायदा होगा और ना ही मेरा फ़ायदा होगा, ठीक है? क्योंकि हम लोग अपने फ़ायदे के लिए नहीं कर रहे हैं। आप पूरी अपनी लाइफ़ का ना, हमारी लाइफ़ पूरी डिपेंड करती है पेपर के ऊपर। अब बीइंग अ टीचर मेरी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको अच्छा मैटर दूँ। तो देखो, लाइक करना, शेयर करना और प्लीज़ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलती है और बहुत टाइम लगता है पीडीएफ बनाने में, मैटर बनाने में, ठीक है? तो थैंक यू। पढ़ते रहिए, नोट्स अपने हाथ से बनाइए, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।